नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तर मध्य रेलवे के पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं भारतीय जिम्नास्ट के वह ध्वजवाहक जिन्होंने इतिहास रचते हुए भारत को कॉमनवेल्थ गेम में 2 पदक दिलाए और एशियन गेम में भी भारत को पहला स्थान प्राप्त कराया। साथ ही इन्हें प्राप्त हुआ है अर्जुन पुरस्कार। सिर्फ 17 साल की उम्र में रेलवे से जुड़ने वाले आशीष कुमार आज भी रेलवे परिवार का वही अहम हिस्सा है। तो आइए जानते हैं आशीष कुमार की वो प्रेरक कहानी जिसने भारतीय जिम्नास्ट को नया मुकाम दिया। Ashish Kumar, very positive signs for Indian gymnastics, what he's achieved here. आशीष जी, आप भारत के पहले जिम्नास्ट हैं जिन्होंने एशियन गेम और कॉमनवेल्थ गेम में भारत को पहला पदक दिलाया। तो इस उपलब्धि के पीछे आप अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा किसे मानते हैं? देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स में जो फर्स्ट मेडल आया इसकी प्रेरणा की स्टोरी काफ़ी लंबी है। मैं जब 15 साल का था तब मैंने अपना पहला कॉमनवेल्थ खेला 2006 में। और आप बिलीव करिए, उस टाइम मेरी एज इतनी कम थी, मुझे पता भी नहीं था कि ये कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहा है तो क्या होता है, कैसे होता है। सिर्फ सुना था कि बहुत बड़ा इवेंट होता है, उतना आइडिया नहीं था। जब मैं कॉमनवेल्थ गेम्स गया, जब मैंने वहाँ पे चीज़ें देखी तो मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। फिर होता क्या है, जब आप गेम्स में जाते हैं तो इंडिया के जितने एथलीट होते हैं सब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। तब मैं जिनको टीवी पे देखता था, जैसे अंजू बॉबी जॉर्ज हो गए या शूटर हो गए, गगन नारंग हो गए, उनको मैं देखता था ये तो मेडलिस्ट है, इन्होंने तो इसमें मेडल लिया है। तो देख के ये क्यूरियोसिटी जागी कि यार, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेने के बाद आपकी छवि कितनी बदल जाती है। लोग आपको फिर दूसरे तरीके से देखते हैं, एक नॉर्मल एथलीट की तरह नहीं देखते। तो वो मेरे लिए एक ऐसा कंपटीशन था जिसने मेरा सोचने समझने का तरीका बदला कि कॉमनवेल्थ गेम्स एक्चुअल में कितना बड़ा इवेंट है। और ये भी पता था कि जिम्नास्टिक्स में कॉमनवेल्थ में हमारे कोई भी मेडल नहीं है इंडिया का। फिर जब वहाँ से हम लोग खेल के वापस आए, अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं एज यूजुअल, फिर सडन न्यूज़ पता चलती है कि भाई 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में हो रहे हैं। तो एक बार की से खुशी, मतलब एक इंटरनल खुशी होती है, यार इंडिया में हो रहा है। अब इंडिया में हो रहा है तो फिर एकदम सी ह्यूज क्राउड से होगा। और इंडिया में खेलना तो अपने आप में, मतलब होम क्राउड में खेलने का एक अपना अलग ही मज़ा है। उसका प्रेशर तो रहता ही है, बट वो उसकी वाइब्स ही अलग है, उसकी प्रिपरेशन की। फिर अपने आप को देखता था, मैं जिम्नास्टिक की वीडियोस देखता रहता था। कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में जो बेस्ट कंट्री है, ग्रेट ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, कि मैं उनसे कितना पीछे हूँ, मुझे कितना काम करना है। और दूसरी चीज़, उस टाइम पे जो मेरी एज थी लाइक 18-19 की, उस टाइम पे एक अलग सा जोश रहता है बॉडी में। तो मैं अपना 100 का 200% देता था। इवन कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारी ट्रेनिंग नहीं भी होती थी, फिर भी मैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए जाता था, स्पेशली फ्लोर और वॉल्ट के लिए, क्योंकि मेरी पूरी उम्मीद फ्लोर वॉल्ट से थी कि मैं फ्लोर वॉल्ट में मेडल ले सकता हूँ। और इसी चीज़ों का एक रिज़ल्ट है कि जो 2010 में मेरा मेडल भी इन्हीं 2 इवेंट पे ही आया, क्योंकि ये दोनों मेरे बेस्ट इवेंट थे। तो ये एक मेरा वो था पूरा। तो आशीष जी, आपकी अभी तक की इस जर्नी में आपकी फैमिली की किस तरह भूमिका रही है या कैसे आपकी फैमिली आपका सपोर्ट सिस्टम बनी है? देखिए, फैमिली का जो रोल रहा है मेरे जिम्नास्टिक के कैरियर में वो बहुत ही क्रूशियल है। इसको आप ऐसा समझिए कि अगर मेरी फैमिली नहीं होती, सपोर्ट नहीं करती, तो शायद मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। इसका मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। जब मैं 4 साल का था, 4 साल 5 साल ये एक नॉर्मल एज होती है जिम्नास्टिक ज्वाइन कराने की, जो कि सबसे परफेक्ट एज भी मानी जाती है। जब मैं 4 साल का था 94 में, तब मैंने जिम्नास्टिक ज्वाइन किया। और हमारी जो ट्रेनिंग शेड्यूल था वो सुबह 4 बजे से होता था, सुबह 4 से 7, शाम को 4 से 7। अब चैलेंज ये था कि सुबह 4 बजे उठेगा कौन, लेके कौन जाएगा। तो पहला सबसे बड़ा रोल मेरी मम्मी का, जिन्होंने कई सालों तक, मुझे लगता है 17-18 साल, अपनी नींद त्याग करके वो सुबह 3 बजे उठती थी, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा है,
ऐसा नहीं होता ना तुरंत उठाया भेज दिया, उसको भी 10-15 मिनट 20 मिनट लगता है। तो वो 1 घंटा पहले उठते थे। अगर ठंड है तो पहले से ही पानी गर्म करके रखा हुआ है, बेड पे ही ब्रश करा देना, बेड पे ही फेस धुल देना, पूरी ड्रेसअप पहना के रेडी करके उसके बाद फिर वो भेजती थी। ये था मम्मी का सेक्रीफाइस। उसके बाद अब बच्चा है तो किसी के साथ जाएगा भाई। अब भाई अगर सुबह 4 बजे उठेगा तो उसकी भी नींद खराब। तो ऐसे उसका रोल रहा। फिर मेरे चाचा मेरे चाचा कभी लेके जाते थे, और मेरे पापा भी रेलवेज़ में ही थे, रिटायर्ड हो गए। तो उस टाइम पे वो गाज़ियाबाद पोस्टेड थे। कई कई बार ऐसा हुआ है कि हमें जिम से मिलता था कि भाई बच्चों को ये डाइट्स आपको देनी है, इतना दूध देना है, ये चीज़ें देनी है, तो फ्रूट्स देने हैं, जो एक लोअर मिडिल क्लास के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। तो कई बार ऐसा हुआ कि पापा ने अपना एक टाइम का मील स्किप किया, क्योंकि उनके भी मन में था कि भाई अगर बच्चा 4 घंटा 6 घंटा मेहनत कर रहा है इतनी कम एज में, तो उसको उतनी खुराक तो हमें देनी है, नहीं तो फिर बच्चा बीमार पड़ जाएगा। तो उन्होंने कई टाइम पे अपना एक टाइम का मील स्किप करके वो मनी सेव करते थे ताकि मेरी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। उस टाइम पे तो नहीं समझ में आता था क्योंकि उस टाइम हमारी एज नहीं थी समझने की, लेकिन एज ऑफ नाउ मुझे वो चीज़ समझ में आती है कि ये कितना बड़ा सेक्रीफाइस है, ये उनका मेहनत है, उनका सेक्रीफाइस है जो उन्होंने मेरे पीछे किया। इस सेक्रीफाइस के चलते मेरी मम्मी कानपुर की रहने वाली है। लगभग 15-16 साल तक वो अपने मायके नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि बच्चे को जिम भेजना है। जिम्नास्टिक में नागा नहीं कर सकते, बड़ा स्ट्रिक्ट रूल था उस टाइम पे कि जिम भेजना ही भेजना है, चाहे त्यौहार हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे कुछ हो, जिम खुलना ही खुलना है, जिम आपको भेजना है। तो ये मेरी फैमिली का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, और मुझे ऐसा लगता है आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी फैमिली की वजह से। आशीष जी, मैंने सुना कि आपने 17 साल की उम्र में रेलवे ज्वाइन किया था, तो करियर और अपना जिम्नास्ट दोनों एक साथ कैसे कंटिन्यू किया? देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि सबके दिमाग में आता है कि यार जॉब भी कर रहा है, जिम्नास्टिक भी कर रहा है, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल। मैंने 17 साल की उम्र में जिम्नास्टिक ज्वाइन की, और रेलवे का मैं यूँ कहूँ कि रेलवे एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम रहा है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मुझे लगता है इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर एथलीट प्लेयर्स कहीं पे हैं तो वो रेलवेज़ में है। तो रेलवे मतलब जॉब देने का तो काम कर ही रहा है, साथ ही साथ वो प्लेयर को पूरा फ्रीडम भी देता है कि वो अपना बेस्ट करे और उनको कोई किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। मैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में पोस्टेड हूँ, हेडक्वार्टर में हूँ। मेरे खुद के ऑफिसर्स इतने सपोर्टिव है, मैं जब से कर रहा हूँ तब से उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है कि तुम इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हो, तुम अपना फ्री हो, तुम अपना ट्रेनिंग पे ध्यान दो। तो क्या होता है जब आप एक डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, अगर टीचर्स आपको मेंटली एकदम फ्री रखे तो आपको बड़ा अच्छा लगता है जब एकदम फ्रीडम है। सेम चीज़ ऑफिस में भी है कि अगर वही आपको थोड़ा सा दूसरी तरीके से ट्रीट करे तो कहीं ना कहीं आपके गेम पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि आप मेंटली फ्री नहीं हैं। तो ऑफिसर्स ने शुरू से ही बड़ा मेंटली सपोर्ट किया है और बूस्टअप किया है। और रेलवे की तरफ से तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेलवे एट प्रेजेंट टाइम वो अपने सारे प्लेयर्स को पूरे साल फ्री रखता है। इनकी न्यू पॉलिसी साई की स्कीम पे आधारित है। जो प्लेयर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा कर रहे हैं उनको रेलवे पूरे साल फ्री छोड़ देता है। मतलब आप अपनी सैलरी लीजिए, सिर्फ ट्रेनिंग करिए और रिज़ल्ट दीजिए। तो एक प्लेयर के मन से बहुत बड़ा वो हट जाता है ना कि आप मेडल दे के आए, इमीडिएट आपका लेटर आ गया कि आप फ्रॉम दिस डेट टू नेक्स्ट 330 डेज आप फ्री हैं। तो अब आप 100% मतलब अपने गेम को दे सकते हैं। और फिर अच्छा प्लेयर जब 100% गेम देता है तो डेफिनेटली रिजल्ट आता है। तो मुझे लगता है रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है। तो आशीष जी, हर इंसान की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर होता है, तो आप अपनी लाइफ में टर्निंग पॉइंट किससे मानते हैं? देखिए मेरी लाइफ में 3 टर्निंग पॉइंट्स है और बहुत कम ही लोगों को पता है। शायद जो मेरे बहुत करीबी होंगे फैमिली उनको पता होगा, बट मोस्टली जो ऑल ओवर कंट्री में जिम्नास्टिक प्लेयर्स है उनको नहीं पता है। तो पहला टर्निंग पॉइंट तो ये है कि जब मैंने जिम्नास्टिक ज्वाइन की थी मुझे पसंद ही नहीं थी। अब 4 साल की एज में किसी बच्चे को पसंद होगा कि जिम जाओ, वहाँ भागो दौड़ो जिम्नास्टिक करो, कोई नहीं पसंद करता। मुझे एकदम नहीं पसंद थी, मैं बहुत रोता था, मुझे नहीं करनी।
फिर भी मम्मी भेजती थी। मेरे जो कोच हैं श्री DK राठौर, वो भारत के पहले जिम्नास्टिक के द्रोणाचार्य अवॉर्डी हैं। और जो मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हुआ वो यहीं से स्टार्ट हुआ। मैं राठौर सर के ग्रुप में था और कह लीजिए कि कुछ कोचेस में गुण होते हैं टैलेंट पहचानने की, या उनका कुछ विजन ही ऐसा होता है कि वो बच्चे को देख के उनको लगता है कि शायद आगे जाके अच्छा कर सकता है। वो उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में लिया और अब आप इमेजिन करिए, जब मैं सुबह नहीं जाता था वो मेरे घर आ जाते थे और मैं जिस भी हालत में हूँ, अगर मैंने नेकर पहनी हुई है या मैंने बनियान पहनी हुई है, वो मुझे गोदी में उठा के स्कूटर पे बैठाल के, मैं रो रहा हूँ कोई मतलब नहीं, तो स्कूटर पे बैठाल के जिम ले जाते थे। अच्छा, जिम ले जाके भी कुछ नहीं करना, जिम में छोड़ देना, बस मैं वहाँ रो रहा हूँ 1 घंटे 1.5 घंटे। तो जितने कई टाइम ऐसा हुआ है मैं नहीं गया हूँ, सर मुझे आते हैं लेके जाते हैं। तो उनसे कई बार क्वेश्चन भी किया गया, मतलब उनके साथ की कोशिश की, क्यों लेके आते हो जब बच्चे को नहीं पसंद, बट उन्होंने कभी उस चीज़ का आंसर नहीं दिया। और जब मेरा फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल आया तो राठौर सर के दोस्त ने पूछा, यार ये वही लड़का है क्या जिसको तुम बचपन में लेके आते थे? तो उन्होंने बोला, हाँ ये वही लड़का है जिसको मैं लेके आता था। तो राठौर सर का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप डीपली में देखिए कि अगर वो मुझे लेके ना जाते तो शायद धीरे धीरे मेरी जाने की हैबिट टूट जाती और शायद मैं उतना इन्वॉल्व हो ही नहीं पाता। दूसरा, मेरे गेम का, मेरा पर्सनली जहाँ से गेम चेंज हुआ है, ये स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है 2002 की, मैं 12 साल का था और एक टूर्नामेंट होता है इन्विटेशनल टूलिप पीटर कप, जो कि बुडापेस्ट हंगरी में होता है। तो मुझे पता चला कि यार ऐसा कुछ टूर्नामेंट हो रहा है, हर साल होता है और एक एज ग्रुप से 2 ही बच्चे जाते हैं। तो मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी जागी, मतलब क्यूरियोसिटी हर उस बच्चे में जागेगी जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसने ट्रेन में तो ट्रैवल किया है बट फ्लाइट सिर्फ उसने टीवी में देखी है या ऊपर उड़ते हुए देखा है। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा है, मतलब फ़्लाइट से जाना है, फ़ॉरेन जाना है, मतलब इतना मैं एक्साइटेड था। मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की, आप बिलीव करिए फीवर में भी मैंने ट्रेनिंग की है। और जिस दिन ट्रायल हुआ, सिर्फ 0.10 से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि 0.10 कुछ भी नहीं होता है। और जब मुझे पता चला, मतलब मुझे तो ये था कि मेरा हो गया है, क्योंकि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप जब किसी चीज़ के लिए दिन रात मेहनत कर दो तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है कि तुम्हारा नहीं हुआ मुझे। लेकिन जब पता चला कि मेरा इतने जरे पॉइंट से नहीं हुआ है, आपके माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में सिर्फ उस दिन रोया, मैं आज तक कभी नहीं रोया। वो पहली बार थी जब मैं बहुत रोया हूँ, पूरा दिन रोया हूँ। और उस एक इंसिडेंट ने मुझे ऊपर से नीचे तक इतना झंझोर दिया कि मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं जिम्नास्टिक करूँगा ही नहीं, क्योंकि ये असफलता मुझसे बर्दाश्त ही नहीं थी। इतनी कम एज में भी इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई असफल हो तो उसको एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। बट जैसा मैंने बोला कि फैमिली मेरे शुरू से ही सपोर्ट सिस्टम रही है। मेरी मम्मी ने मुझे समझाया कि क्यों छोड़ोगे, इतने साल तुमने मेहनत की है, मतलब 10-11 साल हो गए तुम्हें करते हुए, अगर अभी तुम मान लो छोड़ भी देते हो तो इतने साल की तो मेहनत वेस्ट हो गई। तो उन्होंने जस्ट मुझे एक सजेशन दिया कि अभी कंटिन्यू करो, अगर इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तब उस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि मैं उस स्टेज में नहीं था कि मैं सेल्फ डिसीजन ले पाऊँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, हर प्लेयर की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, वो कब आता है कैसे आता है पता नहीं चलता है। उसके बाद जब से मैं जिम में जाना स्टार्ट किया हूँ, मुझे मेरे लेफ़्ट में मेरे राइट में कौन है मुझे कुछ नहीं दिखता था। मेरे माइंड में एक चीज़ बैठ गई थी कि मुझे मेहनत करनी है, वो भी एक्सट्रीम लेवल पे मेहनत करनी है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब नेक्स्ट ट्रायल 2003 में हुए तो जो बच्चे मुझसे आगे रहते थे 1 नंबर 1.5 नंबर, कुछ ऐसे भी प्लेयर थे जो रिज़र्व रहते थे कि ये तो जाएंगे ही जाएंगे, नेक्स्ट ट्रायल में वो सारे बच्चे मुझसे 2-2 ढाई नंबर पीछे थे। मैंने पहले नंबर पे सिलेक्शन लिया, मैं गया और वहाँ पे मैंने अपने पहले इंटरनेशनल में 3 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज लिया। वो एक टाइम था और आज का एक टाइम है, शायद ही उसके बाद मैंने कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट मिस किया हो। हर टूर्नामेंट में पहले नंबर पे सिलेक्शन लेना, मतलब
सिर्फ करना नहीं है, अपने आप को एकदम एक्सेप्शनल रखना है। तो ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। जो मैं उस दिन रोया हूँ, उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी है। और तीसरा, जो आज मैं रेलवेज़ में हूँ, इसके लिए मैं हमारे एक एक्स सीनियर प्लेयर हैं श्री रोहित यादव जी, जो इंटरनेशनल जिम्नास्ट है, उन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह खेला हुआ है। वो पहले रेलवे में ही थे, अभी प्रेजेंट टाइम यूएस में सेटल्ड है। मैं छोटा था, जॉब क्या होती है ये सब हमें नहीं पता था, सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करनी है, कंपटीशन खेलना है, दैट्स इट। फिर 2007 में इलाहाबाद में नेशनल्स हुए थे, उसमें मेरा मेडल आया था। तो रोहित यादव ने मुझे जस्ट एक गाइड किया, क्योंकि एज अ सीनियर हम अपने जूनियर्स को गाइड करते हैं। उन्होंने मुझे गाइड किया कि आशीष तुम रेलवे ज्वाइन कर लो। अच्छा, सबसे अच्छी बात कि उस टाइम तक हमारे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी प्रयागराज में बन चुका था। तो उनको लगा कि सबसे बेस्ट है कि घर में भी हो, तुम्हारी जॉब भी यहीं पे रहेगी, तुम्हें कहीं जाना नहीं तो आप देखिए नौकरी के लिए आदमी दूसरे स्टेट भी चला जाता है। तो मैं बड़ा डर गया। जॉब, मतलब मेरे लिए जॉब बड़ा भारी शब्द था। मैं कहा जॉब भैया मैं कैसे करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो उनको लगा कि ये उस चीज़ को नहीं समझ सकता है। तो उन्होंने मेरी फैमिली से बात की, उन्होंने बोला कि इसको खेलना है, बाकी जो उसको सैलरी आएगी वो उसको ये समझो कि ये पॉकेट मनी है, ये तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट्स है या जो चीज़ें हैं वो फुलफ़िल करेगा। क्योंकि एक एज पे नहीं समझ में आता, लेकिन जब आप थोड़ा ग्रोन अप होते हो, जब आपकी बुद्धि आती, तब आपको लगता है कि यार वो जो डिसीजन हमने बड़ों के कहने पे लिया वो बहुत सही लिया। तो आज मुझे वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि रोहित दिया ने जो फैमिली को समझाया, मुझे फोर्स किया रेलवे ज्वाइन करने के लिए, वो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल था। तो आशीष जी, एक खिलाड़ी के रूप में इंजरी होना और इंजरी के बाद उस खिलाड़ी का उसी तरह वापस कमबैक करना कितना चैलेंजिंग होता है? देखिए, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। मुझे लगता है कि इंजरी होना ही अपने आप में बहुत बड़ा सेटबैक है। एक खिलाड़ी को वो मान के चलिए कई महीने पीछे लेके चला जाता है कि आप अपने बेस्ट फॉर्म में हैं, आप इतना बेस्ट कर रहे हैं। और जिम्नास्टिक जैसे गेम में, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, मैं जिम्नास्टिक्स में सर्टेन मोमेंट पे कब आपकी इंजरी हो जाए आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि सारे मोमेंट्स बड़े फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स में होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हल्का सा भी आपका ध्यान इधर गया या बॉडी नहीं चल रही, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, आपको इंजरी हो जाती है। तो इंजरी के बाद कमबैक करना बड़ा चैलेंजिंग है। मेरी खुद 3-4 सर्जरीज हो रखी है। मेरी फर्स्ट सर्जरी 2012 मार्च में शोल्डर की हुई थी आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम्स। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ ताकि वो ज़्यादा बेटर तरीके से लोगों तक पहुँच पाएगा। आप अपने बेस्ट फॉर्म में हैं, आपने देश को पहला मेडल दिया, एक नहीं 2 कॉमनवेल्थ के। अब उतने अच्छे फॉर्म में आने के बाद सडन आपको पेन आता है, आप अल्ट्रासाउंड MRI वगैरह कराते हो, पता चलता है आपके टीयर है शोल्डर में, जो कि बिना सर्जरी के नहीं ठीक होगा। अब सर्जरी नाम ही बड़ा भारी है, वो दिमाग में आते यार ऑपरेशन सर्जरी, चलिए सर्जरी हो गई। अब उसके बाद आता है रिहैब फेज़। तो एक प्लेयर के लिए पेशेंस रखना ना बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि प्लेयर्स में पेशेंस की कमी होती है। अब 1 दिन 2 दिन नहीं, 4 महीने 5 महीने पेशेंस रखना, मतलब कि आपके मन में ये रहेगा यार मैं तो ये कर रहा हूँ, बाकी प्लेयर्स तो मेहनत कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़ गई होगी, वो कहाँ तक पहुँच गए होंगे, ये सारी चीज़ें दिमाग में आती है। तो इन सब चीज़ों से जूझना, पेशेंस के साथ अपनी रिकवरी को पूरा टाइम देना। उसके बाद जब आप 4-5 महीने के बाद फील्ड में आते हो तो समहाउ आपके साथ के जो प्लेयर हैं कहीं ना कहीं फिटनेस लेवल में वो आपसे 40-50 कदम आगे हैं, क्योंकि इन 4 महीनों ने आपने सिर्फ रिहैब की, बट वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ा चैलेंज कि अब मुझे सेम उसी शेप में आना है ताकि मैं सारे एलिमेंट कर पाऊँ। भाई शोल्डर ठीक हो गया, अब आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो इतने महीनों के बाद जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो फटीग है, माइंड सेटअप है, ये सब चीज़ें आती है। इनको ओवरटेक करना नहीं, मुझे करना है, मेंटल चैलेंज। उसको ओवरटेक करके जब आप आते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है। और कई बार होता है कि प्लेयर वीक पड़ जाता है, नहीं कर पाता, तो वो या तो क्विट कर देता है या तो फिर छोड़ देता है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये हर प्लेयर की लाइफ में आता है। मेरे साथ कई बार आया, मतलब मेरे पूरे कैरियर में बहुत इंजरीज हुई। बट अगर आपको अपने गेम से प्यार है, मैं अगर 1 हफ्ता बैठ जाता हूँ बिना जिम्नास्टिक के तो मुझे लगता है यार कुछ अधूरा है, मतलब लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ है जो हो नहीं रही है।
मतलब जिम्नास्टिक करनी ही करनी है। तो मुझे लगता है हर वो प्लेयर जो अपने गेम से बहुत प्यार करता है उसके लिए चैलेंज तो रहता है, बट कहीं ना कहीं यही जो उसका प्यार है अपने गेम के प्रति, यही उसकी पावर भी होती है जो उसको कमबैक करने पे मदद करता है। तो आशीष जी, आपकी मेजर अचीवमेंट तो हम सभी को पता है, लेकिन आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे कितने मेडल्स हासिल किए हैं? देखिए, मेजर अचीवमेंट्स आपको पता ही है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जब अपना पहला इंटरनेशनल खेला था 2003 में, एट द एज ऑफ 13, वहाँ पे मेरे 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज़ थे। उसके बाद फिर कई टूर्नामेंट्स आए, चिल्ड्रंस ऑफ एशियन गेम्स होता है जो कि मैंने एट द एज ऑफ 14 खेला, वहाँ मेरे 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज़ थे। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया 2006 में मैंने अपना पहला कॉमनवेल्थ खेला था, जो कि मेरे लिए एक एक्सपीरियंस था। वहाँ से लौटने के बाद 2006 में मैं बताना चाहूँगा कि कॉमनवेल्थ एशियन के बारे में तो सबको पता है, लेकिन 2006 में सीनियर एशियन चैम्पियनशिप हुई थी, उसमें मेरा ब्रॉन्ज़ मेडल मिला था। वो भी भारत का सीनियर कैटेगरी में पहला मेडल था एशियन चैम्पियनशिप में। उसके बाद टूर्नामेंट्स चलते गए और 2014 में इन्विटेशनल कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप थी, उसमें मैंने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज़ जीता। तो इस टाइप से मैं आज तक मैंने नियर अबाउट 37 इंटरनेशनल खेले हैं, जिसमें से मैं आपको बताना चाहता हूँ शायद मैं पहला प्लेयर होऊंगा मेंस और वुमेंस में, अगर आप मिला लें। मेरे पास टोटल 32 इंटरनेशनल मेडल्स हैं और मोर देन 150 नेशनल मेडल्स हैं। तो आशीष जी, जो आज के यंगस्टर हैं या जो यंग प्लेयर्स हैं, उनको आप अपने अनुभव के आधार पे क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो यंग जनरेशन्स है और जो यंग प्लेयर्स है, मैं अपने एक्सपीरियंस से उनको यही कहना चाहता हूँ कि स्पेशली यंग एथलीट जो अभी 12-13 साल के हैं, 14 साल के हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में सारी कंट्रीज़ बहुत डेवलप्ड हो रही है, तो आप प्रैक्टिस करिए और जितनी ज़्यादा हो सकता है ट्रेनिंग करिए, और प्रैक्टिस को प्रैक्टिस की तरह मत देखिए, आप कोशिश करिए उसको एंजॉय करने की। क्योंकि आप अगर ट्रेनिंग करेंगे 2 घंटे 3 घंटे, आपको लगेगा हम थक रहे हैं, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को एंजॉय करके करोगे तो आप 4-4 घंटे भी करोगे, आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे के समझाना चाहता हूँ अपने जितने भी यंग जनरेशन है या किसी भी फील्ड के हो, कि आप देखिए, सभी को पता है कि मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है, ये सबको पता है। बट स्टोरी क्या है, आप देखिए, एक रिक्शे वाला है, वो सुबह से शाम तक रिक्शा चलाता है, इतना फिजिकल एक्सर्शन लेता है, लेकिन फिर भी वो रिक्शा ही चलाता है। मेहनत तो कर रहा है बट रिक्शा ही चला रहा है। क्यों? क्योंकि जब उसका समय था मेहनत करने का, तब उसने मेहनत नहीं की। तब उसको लगा यार मैं घूमता हूँ, खेलता हूँ, यारों के साथ घूमता हूँ। देखिए, एंजॉय करना बुरी बात नहीं, करिए, बट कैरियर बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर जो बंदा रिक्शा चला रहा है, उसने सही समय पे अपनी स्टार्टिंग की एज में मेहनत की होती, अपना एक गोल सेट किया होता है कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, और सही समय पे मेहनत की होती, तो शायद आज वो रिक्शे के बजाय कार चला रहा होता, उसकी लाइफ कुछ और होती। तो मैं जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, किसी भी फील्ड के हों, सब कुछ करिए, बट अपना जो ये कीमती समय है इसको गवाइए मत, मेहनत करिए, क्योंकि एक बार आप सफल हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास पूरा जीवन पड़ा है एंजॉय करने के लिए, और आपके माइंड पे ये बर्डन नहीं होगा कि यार मैं सेटल नहीं हुई या मैंने कुछ अचीव नहीं किया है। तो प्लीज़ अपनी जो समय है, समय की कीमत को समझिए, उस समय को कीमत को समझ के आप मेहनत करिए, और जिसने इस टाइम पे मेहनत कर ली, उसकी आगे की जर्नी बहुत कंफर्टेबल जाती है।